सीजेपी का बुखार अभी उतरा भी नहीं था कि ना जाने किसने लिख करके दे दिया नरेंद्र मोदी साहब को कि दिमागी नक्सल कहो, और नरेंद्र मोदी साहब ने दिमागी नक्सल बोल दिया और अब पार्टी बन गई है बाकायदा। जैसे कॉकरोच जब बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजेआई की तरफ से, तो उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी, सीजेपी बन गई थी। अब नरेंद्र मोदी साहब ने बोला दिमागी नक्सल, तो पार्टी बन गई है दिमागी नक्सल पार्टी। डीएनपी, वो सीजेपी था, ये डीएनपी बन गया है और लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स भी हो गए। और तो और सोचिए कि जब से नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दिमागी नक्सल हैं, इसके बाद में अब देश के पूर्व गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि भैया मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। अब इसका मतलब क्या? महुआ मोइत्रा उन्होंने भी कहा कि मैं गर्व से कहती हूं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। और इसके बाद में बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनको सामने आना पड़ा और उनको सामने आकर के कहना पड़ा है कि साहब हमने विपक्ष को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। सफाई देनी पड़ रही है। अब नरेंद्र मोदी साहब के बयान को लेकर के अब सफाई देनी पड़ रही है। मोदी जी फंस गए हैं एक बार और फिर से फंस गए हैं। और ये आप मानकर के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के कुछ बोल रहे थे तो ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में कोई थॉट आया और उन्होंने वो बोल दिया। बाकायदा उसको लिखा गया, प्रधानमंत्री की स्पीच में डाला गया। और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री की स्पीच तैयार होती है और वो भी लाल किले से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उसको कई बार रिफाइन किया जाता है, कई बार उस पर डिस्कस होता है और केवल एक आदमी उसमें तय नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई लड़का वहां पर गया है और वो लिख रहा है। बहुत सारे लोग उस टीम में रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने उस पर डिस्कस किया होगा, डिबेट भी हुई होगी बाकायदा कि ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या ये कहने के लिए लाल किला वो सही जगह है या नहीं है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब से कहलवाना चाहिए या किसी और से कहलवाना चाहिए। इस पर बाकायदा बातें हुई होंगी और फिर जाकर के नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, उनके स्पीच में लिखा गया, उनकी भी अनुमति रही होगी, नरेंद्र मोदी की भी। क्योंकि अगर कोई ऐसा टॉपिक, अगर हमारे साथी भी अगर हमसे कहें कि सर ऐसे ऐसे खबर है उस पर बात करेंगे और उसमें ये टॉपिक है, तो अगर कोई टॉपिक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो मैं भी जरा उनसे पूछूंगा भैया ये क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कहें जरा इस बात को। और नरेंद्र मोदी साहब ने बात कह दी और अब बन गई है दिमागी नक्सल पार्टी। देखिए जरा, दिमागी नक्सल पार्टी बन गई है और दिमागी नक्सल पार्टी के लाखों की तादाद में लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त होता है कि आप कुछ बोलते हैं, आपसे सामने वाले डरते हैं, आप कुछ कहते हैं, आपसे लोग थर्राते हैं, घबराते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वक्त जब बदल जाता है, खराब हो जाता है, जब वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो जो भले ही आप ऊंट पर बैठ जाएं जा करके, लेकिन कुत्ता आपको काट लेता है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को जिस तरीके से झटके पर झटके, झटके पर झटके लग रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सरकार बैकफुट पर है। पता नहीं क्या सोच करके, किस तरीके से, किसने ये कहा है कि भैया ये दिमागी नक्सल जो है ये शब्द डालना है, मोदी जी को इस पर बोलना है। किरण रिजिजू ने क्या कहा है, ये उनका ट्वीट आप देखिए। किरण रिजिजू, उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा अंग्रेजी में ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर वो पी चिदंबरम को जवाब देते वो कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल विपक्ष को नहीं कह रहे हैं। दिमागी नक्सल वो लोग होते हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को नकारते हैं, अलगाववादियों के साथ में खड़े होकर के देश की एकता को चुनौती देते हैं। और ये विवाद बढ़ा तब जाकर के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने इस पर सफाई दी है, स्पष्ट किया है। और विपक्ष के नेता
वो इस पर जो है वो अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी को घेरने लगे, तब जाकर के सफाई आई है। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि सफाई देना पड़े? ऐसा रायता फैलाते ही क्यों हो कि उस पर जो है वो आपको समेटना जब उस पर पड़ जाए? ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट आप देख लीजिए, उन्होंने भी यही बात कही है। और अब इसके बाद में जब किरण रिजिजू ने सफाई दी, इसके बाद में पी चिदम्बरम ने एक और ट्वीट किया है। ये देखिए जरा, पी चिदम्बरम ने एक और विस्तार से इस पर जो है वो ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए उन्होंने जो लिखा है हिंदी में उसका लबोलबाब मैं आपको बता रहा हूं। इसमें वो कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल, शहरी नक्सलियों या आंदोलनजीवी या टुकड़े टुकड़े गिरोह के पुराने आरोपों के बाद में बीजेपी का नया रूप है। शहरी नक्सल कौन थे, आंदोलनजीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के गिरोह कौन थे, पुराने दुर्व्यवहार विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ निर्देशित देकर के किए गए थे, और दिमागी नक्सल दुर्व्यवहार का एक नया रूप है। इसमें दरअसल वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी का एक नया वेरिएंट है ये, और ये नया वेरिएंट वही है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो आंदोलनजीवी, परजीवी कहते थे, अब वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से पहले वो अपने विपक्ष को अपमानित करते थे, पहले अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को एंटी नेशनल बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से करार दिया जाता था। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये तुम्हारी अब नहीं चलने वाली है, कि अगर सिख आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी बता दो, मुसलमान आवाज उठाएगा तो पाकिस्तानी बता दो, उत्तराखंड का नेपाल, उत्तराखंड का अरुणाचल प्रदेश का अगर युवा आवाज उठाएगा तो उसको चाइना का एजेंट करार कर दो। तो ये अब मामला चलेगा नहीं, और अब जो है वो आप दिमागी नक्सल कह करके एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने, जहां तक मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, ऐसा लगता है कि उनका जो कोर वोटर है, अंधभक्त है, वो बेचारा बहुत बिलबिलाया हुआ था, रो रहा था वो, और वो कह रहा था कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, किस तरीके से काउंटर करें, कुछ मिल नहीं रहा है। और हो सकता है कि उनकी जो टीम में इस बात को लेकर के कन्विंस किया गया होगा नरेंद्र मोदी साहब को, वो इसी बात को लेकर के कन्विंस किया गया होगा कि सर आप कुछ बोल दीजिए, हमारे पास में जो फीडबैक आ रहा है, हमारे जो लड़के हैं आईटी सेल में जो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं आपको, वो चाहते हैं, प्रेशर है कि आप कुछ बोल दीजिए। और कुछ बोल दीजिए जब ये लाइन आई होगी तो किसी ने सजेस्ट किया होगा कि दिमागी नक्सल बोल देते हैं, या पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया है, किसी ने तो सजेस्ट किया होगा कि दिमागी नक्सल बोलते हैं। दिमागी नक्सल जो है बोलने पर फिर विचार हुआ होगा कि दिमागी नक्सल बोलेंगे तो इसका क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, अगर उसको समझेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स ये है कि हमेशा से वो इस बात को देखते हैं कि मुझे भले ही कितना ही कुछ भी कहा जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बताओ मामला डिरेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर मामला डिरेल हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो गालियां भी चल जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स यही है कि मामला किसी तरीके से डिरेल हो जाए। मामला अगर डिरेल हो जाए तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वरना आप बताइए कि आंदोलनजीवी ये कहां कहा गया था, संसद के अंदर कहा गया था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। अब दरअसल ये जो दिमागी नक्सल वाला मामला है, ये रायता बहुत फैल गया है। जेनजी पहले से सड़कों पर था, जेन अल्फा अब सड़कों पर आ गया है। और जेन अल्फा जब सड़कों पर है, यानी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जब सड़कों पर हैं, तो भैया इसको काउंटर कैसे किया जाए। रामदेव ने भी 2 दिन पहले बयान दिया कि भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है।
स्कूल के बच्चे जो है सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार क्या कर रही है, सवाल पूछे उन्होंने बहुत सारे। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, रामदेव बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव है। और वो अपने भाव बढ़वाने के लिए, कोई फाइल अटक जाए वहां उसके लिए, या इधर से अगर तवज्जो नहीं मिल रही है तो उसके लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अब रामदेव के सुर बदल गए। उधर से हो सकता है कि भाव बढ़ गए हों, मामला फिट हो गया हो, या किसी ने फोन करके हालचाल ले लिया हो कि बाबा जी हमसे क्यों दिक्कत हो रही। उत्तराखंड में बोलते हैं पुष्कर सिंह धामी को, आपका कोई मामला अटका हुआ है तो बताइए जरा, या और कहीं दूसरे राज्य में आपको सेटअप लगाना है तो बताइए जरा। पता नहीं किसका फोन आया है, क्या हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे धरना प्रदर्शन करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। ये उनका बयान है कि बच्चे अगर धरना करेंगे तो पढ़ेगा कौन, ये उनका बयान है। तो साहब, अगर ये बाबा रामदेव योग सिखाने वाले वो अगर चूरन बेचने लगेंगे तो योग कौन सिखाएगा। बाबा रामदेव ये जो अपने आप में जो है वो साधु संत की वेशभूषा में रहते हैं, अगर वो शिलाजीत बेचने लगेंगे तो फिर जो है साधु संत आप किसको कहेंगे। रामदेव की वीडियो भाई मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, वो घोड़े के साथ में रेस लगाते, घोड़े के साथ में रेस लगा करके शिलाजीत का प्रचार करते हैं रामदेव, और कहते हैं हमारी शिलाजीत खाइए। बताइए साहब आप, ये तो इनके तौर तरीके हैं। और फिर आप इनसे कोई पलट करके सवाल कर ले कि भाई आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो फिर ये दूसरा काम कौन करेगा, या फिर आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा काम क्यों कर रहे हैं। बच्चों से आप चाहते हैं कि संस्कारी बने रहें, नमस्ते करें और उसके बाद में हेलो हाय हैप्पी बर्थडे और ये बोल करके लिख करके और उसके बाद में अपना डिग्री ले और उसके बाद निकल जाए। आप बच्चों को क्या समझते हैं कि बच्चे जो है वो रट्टू तोता बन जाएं कि केवल सवाल जवाब उत्तर पर्सन बस यही याद करें और उसके बाद में वो लिख दें और उसके बाद में 90%, 80%, 70% नंबर आ गया और निकल जाएं स्कूल से। स्कूल केवल ये नहीं सिखाता है, शिक्षा केवल ये नहीं सिखाती है कि भैया आपको प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, 70%, 80%, 90% नंबर लेकर के आने हैं और उसके बाद में खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं साहब, शिक्षा सिखाती है कि जो सही है उसको सही बोलो, जो सही नहीं है उसके लिए आवाज उठाओ, और अगर आवाज उठाने से बात नहीं बन रही है तो उसको बदल दो। शिक्षा सिखाती है, लेकिन आप नहीं सीख पाए। आपने ठीक है, वो रामदेव ने बहुत बड़ा सफर तय किया है एक, और वो जो है वो वाकई किताबों में दर्ज होना चाहिए कि कैसे बाबा रामदेव सिलवार पहन करके रामलीला मैदान से भागे थे और उसके बाद में देखिए साहब आज करोड़पति रामदेव तक का सफर उन्होंने तय कर लिया। और कभी वो अखिलेश यादव के खास हो जाते हैं, कभी उनको राहुल गांधी में हीरो नजर आने लगता है, कभी वो नरेंद्र मोदी के मुरीद हो जाते हैं। मतलब ये है कि कभी किसी के खुश, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। लेकिन हकीकत में पब्लिक जो है वो इतनी भी नादान नहीं है कि भैया आपके सोमवार को पीला रंग और बुधवार को जो है नीला रंग पहन करके आप ये सेट कर लेंगे कि भैया हम आज इसकी तरफ हैं, आज हम इसकी तरफ हैं। ये पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक सब जानती है। और अब जो ये पार्टी बनी है DNP, अब ये पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि जैसे CJP वाला जो मामला फंस गया था वैसे ही कभी DNP वाला मामला फंस जाए और नरेंद्र मोदी को ये दिमागी नक्सल और भारी पड़ जाए। होता कई बार यही है कि आप उस अंगारे पर बैठ करके पानी डालने की बजाय घी डाल करके उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंगारे पर घी डाल करके आग को शांत नहीं किया जा सकता। समझदार आदमी तो समझ जाएंगे, और बाकी क्या ही कहा जाए। जो नई पार्टी बनी है उसके बायो में लिखा है 56 इंच का छोटा बंदर, बाकी आप जानते हैं। तो मामला जो मीम्स का है, और नरेंद्र मोदी बार बार अगर ये चीजें देते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि अब केवल मीम बन रहे हैं, अब तो मुर्गा बनाया जा रहा है, इस्तीफा लिया जा रहा है। तो मामला बहुत सीरियस है और इसको सरकार को सीरियस होकर के देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीजें क्यों उठ रही हैं। बाकी आप बताइए, क्या वाकई दिमागी नक्सल किसी को कहना बोलना वो सही है,
या इस पार्टी के बनने के बाद में अब नरेंद्र मोदी को एक और झटका लगेगा? और अब तो ये खुद मोदी जी ने बोला है, तो इस्तीफा और वो सारी बातें अगर आ गई तो फिर मोदी जी पर बात आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।